स्वागत। आज हम एक बड़े मजेदार ऐप की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसा ऐप जिसका आइडिया ही बड़ा अनोखा था। तस्वीरें भेजो और वो गायब हो जाएं। हाँ, बिल्कुल स्नैपचैट की बात कर रहे हैं हम। और इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। मतलब एक कॉलेज प्रोजेक्ट से शुरू होकर अब अरबों डॉलर की कंपनी बनने तक का सफर। सही। और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सब 2011 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। 3 छात्र थे इसमें, जहां तक मुझे पता है। रेगी ब्राउन, इवान स्पीगल और बॉबी मर्फी। हाँ, यही 3 नाम सामने आते हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक सीधी सादी सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसमें दोस्ती में दरार पड़ने और एक फाउंडर को बाहर निकालने वाला एंगल भी है, जो कहानी को थोड़ा पेचीदा बनाता है। हाँ, ये वाला हिस्सा काफी नाटकीय लगता है। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। इन स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि स्नैपचैट के वो शुरुआती दिन कैसे थे। आइडिया आया कहाँ से? हाँ, तो जैसा पता चलता है, ये आइडिया असल में रेगी ब्राउन का था। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा ऐप हो जहां भेजी गई तस्वीरें मतलब देखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएं। अच्छा, मतलब प्राइवेसी का एक नया तरीका। बिल्कुल। उस वक्त के लिए ये काफी नया कॉन्सेप्ट था। फिर रेगी ने अपने दोस्तों को पिच किया ये आइडिया। दोस्त यानी? इवान स्पीगल और बॉबी मर्फी। हाँ। इवान स्पीगल, जिनका डिजाइन सेंस अच्छा था, और बॉबी मर्फे, जो कोडिंग में माहिर थे। तीनों ने मिलकर इस पर काम शुरू किया। और फिर आया पहला ऐप पिकाबू। जुलाई 2011 में, है ना? हाँ, पिकाबू नाम थोड़ा शायद बाद में उन्हें लगा कि ये ज्यादा नहीं चल रहा। हाँ, मतलब सुनने में थोड़ा बच्चों जैसा लगता है शायद यही वजह थी। तो उन्होंने नाम बदल के स्नैपचैट कर दिया और ये नाम बदलना काम कर गया। लोगों को ये गायब होने वाली तस्वीरों वाला फीचर बहुत पसंद आया। हाँ, खासकर यंग लोगों में तो ये एकदम वायरल हो गया। बिल्कुल, तेजी से फैला। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो फाउंडर वाला विवाद। हाँ, जानकारी के अनुसार इवान स्पीगल और बॉबी मर्फी ने कथित तौर पर रेगी ब्राउन का नाम फाउंडर्स की लिस्ट से हटा दिया। अरे, ये तो काफी गंभीर बात है। बहुत गंभीर। और इसी वजह से फिर रेगी ब्राउन ने मुकदमा कर दिया। मामला कोर्ट तक गया और फिर बाद में एक सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट कितने का, कुछ अंदाजा है? हाँ, आंकड़ा काफी बड़ा है। स्नैपचैट ने रेगी ब्राउन को करीब 157.5 मिलियन डॉलर्स दिए। 157 मिलियन डॉलर्स? बाप रे! तो रेगी के शुरुआती आइडिया की वैल्यू तो मानी गई आखिर में। हाँ, ये रकम तो यही बताती है। लेकिन स्नैपचैट की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 2013 में एक और बड़ा मोड़ आया, फेसबुक। अच्छा, फेसबुक। हाँ। मार्क ज़करबर्ग ने ऑफर दिया था खरीदने का। हाँ, और ऑफर भी छोटा मोटा नहीं, $3 बिलियन का। 3 बिलियन? उस वक्त के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम थी। जबरदस्त रकम थी, लेकिन इवान स्पीगल ने मना कर दिया। सच में मना कर दिया? हाँ, उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। ये दिखाता है कि उन्हें अपने ऐप के फ्यूचर पर कितना ज्यादा यकीन था। वाह, ये हिम्मत की बात है। और उनका यकीन सही भी साबित हुआ। आज देखें तो स्नैपचैट कहां पहुंच गया है। स्रोत बताते हैं कि 400 मिलियन से ज्यादा डेली यूजर्स हैं अब। बिल्कुल, ये ग्रोथ कमाल की है। और आर्थिक तौर पर भी देखें तो इवान स्पीगल आज अरबपति हैं। उनकी नेटवर्थ करीब $2.5 बिलियन बताई जाती है। बॉबी मर्फी भी अरबपति हैं। और रेगी ब्राउन, वो सेटलमेंट के बाद? हाँ, वो भी उस सेटलमेंट के बाद करोड़पति बन गए। तो देखा जाए तो पैसे के मामले में तो तीनों ही सफल रहे, भले ही रास्ते थोड़े अलग हो गए। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक आइडिया की नहीं है। ये टीम वर्क, मुश्किल फैसलों, विवादों और फिर भी एक बड़ी सफलता हासिल करने की कहानी है। सही कहा। और इसमें वो फेसबुक का ऑफर ठुकराने वाला एंगल भी है, जो उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। स्रोत सामग्री से यही समझ आता है कि देखिए, एक अच्छा आइडिया तो जरूरी है ही, लेकिन उसे हकीकत बनाने वाली टीम, लीडरशिप का विजन और मुश्किल हालात में लिए गए फैसले, वो भी उतने ही मायने रखते हैं। हाँ, और एक और बात जो ये कहानी सिखाती है वो है शुरुआत में ही चीजों को क्लियर रखना। किसका कितना योगदान है, ओनरशिप कैसी है, ये सब अगर पहले से साफ हो तो शायद बाद के विवादों से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए कि किसी आइडिया के जन्म से लेकर उसके एक सफल बिजनेस बनने तक के सफर में जो शुरुआती योगदान होता है और जो बाद में व्यावसायिक सफलता मिलती है, उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है ना? हाँ, वाकई सोचने वाली बात है।